नमस्ते। आप सुन रहे हैं हेजी लव ऑफ माइन, राइटर संस्कार इंदौरिया। चैप्टर 2, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। Hazy love of mine. नियति की सांसें अब भी बेकाबू थी। उसकी उंगलियां ठंडी महसूस हो रही थी और खुद को संभालने की कोशिश में हल्की कांप रही थी। कमरा अचानक से छोटा लगने लगा था, किसी तरह भारी, जैसे उस दृश्य से कुछ उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया हो। उसके सामने आचार्य वेदांत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए उन्होंने बस उसे देखा, शांति से, ध्यान से। तुम वापस आ गई हो, उन्होंने कोमलता से कहा। नियति ने एक ऐसी सांस छोड़ी जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने रोक रखी थी। वापस? उसने दोहराया, लगभग अविश्वास में। ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं गई थी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं तो वहीं की हूँ। उसके बीच एक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक उसने तेजी से आचार्य वेदांत की ओर देखा। वह रुक क्यों गया था? अब उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी। मैं सब कुछ देख रही थी, मैं वहाँ थी, और फिर अचानक वह ख़त्म हो गया। वह थोड़ा आगे झुकी। आपने मुझे बाहर क्यों निकाला वहाँ से? आचार्य वेदांत ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उनकी नज़र उसके चेहरे पर घूमी, उसकी बेचैन आंखें, उसकी अस्थिर सांसें, और वह हाथ जो अभी भी शांत नहीं हुए थे। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, उन्होंने आखिरकार कहा, शांत और नबे तुले अंदाज में, तो तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाता। नियति नियति ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, उन्होंने जारी रखा, कि जो तुम अनुभव कर रही थी वह केवल एक दृश्य नहीं था। वह रुके। तुम्हारी चेतना किसी बहुत गहरी चीज़ के साथ जुड़ रही थी। अगर मैं इसे जारी रहने देता तो यह तुम्हें शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता था। वह उन्हें घूरती रही। फिर उसने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से असहमत होते हुए। लेकिन मैं ठीक थी, उसने जोर देकर कहा। मैं इसे संभाल सकती थी आचार्य वेदांत। नहीं, उन्होंने कहा, इस बार और अधिक दृढ़ता से। तुम्हें लगता है कि तुम संभाल सकती थी, लेकिन मन और शरीर एक साथ कितना झेल सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। नियति, ये मत भूलो। नियति ने एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा। उसके भीतर हताशा बढ़ रही थी। मेरे पास लगभग सब जवाब थे आज। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैंने अपना नाम सुना, आरी का, और फिर धीरे से उनकी ओर वापस देखा, और वो विहान भी। वह नाम उनके बीच ठहर गया था, स्थिर, भारी। नियति ने उनके चेहरे के भाव ध्यान से देखे। वह कौन था? आचार्य वेदांत के चेहरे पर कुछ बदला, सिर्फ ज़रा सा, लेकिन काफ़ी था। नियति ने उसे तुरंत भांप लिया। आप कुछ जानते हैं? उसने कहा। वह चुप रहे। आप जानते हैं, उसने फिर कहा, अब आगे झुकते हुए। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन तीखी थी। आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं आचार्य वेदांत। एक ठहराव आया, उस तरह का ठहराव जो शब्द से कहीं ज़्यादा कह देता है। आचार्य वेदांत ने धीरे से सांस छोड़ी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नियति, उन्होंने सावधानी से कहा, जिन्हें एक साथ प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। वह हल्का सा, लगभग फीकी हंसी। प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, उसने दोहराया, या बताया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उसके लहजे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं, उन्होंने शांति से कहा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। नियति, उस बात ने उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा गहरा असर किया था। वह धीरे से पीछे झुक गई। उसकी आंखें उन पर टिकी थी। वह कुछ ढूंढ रही थी, ऐसा कुछ भी जिसका कोई भी मतलब निकले। और मैं तैयार कब होंगी? उसने धीरे से पूछा। जब तुम उस पर सवाल उठाना बंद कर दोगी जो तुमने देखा, उन्होंने उत्तर दिया, और यह समझना शुरू कर दोगी कि तुमने उसे क्यों देखा। नियति ने काफ़ी देर तक देखा। फिर वह मुस्कुराई।
लेकिन वह खुशी वाली मुस्कान नहीं थी। बहुत बढ़िया, उसने धीरे से कहा। तो अब जवाब भी शर्तों के साथ आते हैं। उसने अपना बैग उठाया और धीरे से पकड़ लिया। चिंता मत कीजिए, उसने जोड़ा। उसकी आवाज़ में अब अजीब सी शांति थी। यह मेरे लिए नया नहीं है। उन्होंने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो रही है। आजकल तो भगवान भी मुझसे चीज़ें छिपा रहे हैं। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो आपका भी वही करना वास्तव में कुछ ज़्यादा नहीं बदलता है ना? उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन निराशा थी। और किसी तरह इसने इसे और भारी बना दिया। जब वह खड़ी हुई तो आचार्य वेदांत उसे चुपचाप देखते रहे। अगले सेशन में उन्होंने कोमलता से कहा, हम और आगे बढ़ेंगे। उसने एक बार सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे, नियति ने उत्तर दिया। और शायद तब तक मैं तैयार भी हो जाऊं। आखिर शब्द पर थोड़ा जोर था। फिर वह मुड़ी, बिना पीछे देखे बाहर निकली। बाहर की दुनिया बहुत शोर भरी लग रही थी, बहुत ज़्यादा चमक वाली, बहुत ज़्यादा साधारण। नियति इमारत से बाहर निकली, अपने कंधे पर बैग की पट्टी को ठीक करते हुए। उसका मन अभी भी उन सब में उलझा हुआ था जो उसने अभी अभी देखा था। आरिका, विहान, सितारा लोग और भी बहुत कुछ। अब इनमें से कुछ भी कल्पना जैसा नहीं लग रहा था, और यही तो समस्या थी। वह अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग तक पहुंची और प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी नज़र सीढ़ियों की ओर गई और तब उसने देखा मीरा। मीरा ने तुरंत ऊपर देखा और उसके चेहरे पर राहत छा गई। आखिरकार नियति उलझन में पास आई। तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा। मीरा, तुमने तो फ़ोन भी नहीं किया। मीरा जल्दी से खड़ी हो गई। माफ़ करना, सॉरी, उसने कहा। नियति, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, और वो भी कई बार। नियति ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं, तुमने तो नहीं किया था, मीरा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। पहले मैंने फ़ोन किया, फिर दोबारा किया, फिर एक बार और उसके बाद तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया था। नियति रुकी। क्या? उसने जल्दी में अपने बैग से फ़ोन निकाला और पावर बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ओह नो, उसने धीमे आवाज़ में आह भरी। ओह, बैटरी। मीरा ने अपने हाथ बांध लिए। वाह, कमाल है। मैं यहाँ सच में घबरा रही थी और मैडम का फ़ोन बंद है। बहुत बढ़िया। मैंने इसे कल रात चार्ज किया था शायद। नियति ने आधा खुद से ही बुदबुदाया। मैं सुबह की जल्दबाजी में भूल गई होंगी ना। मीरा ने अपना सिर हिलाया। हाँ ज़रूर। नियति ने आखिरकार उसे ठीक से देखा। रुको, उसने कहा, क्या तुम इतनी देर से यहाँ बैठी हो? मीरा ने उसे एक नज़र देखा। जाहिर सी बात है। तुम अंदर क्यों नहीं चली गई? तुम्हारे पास तो चाबियाँ भी हैं। एक ठहराव। मीरा ने पलकें झपकाईं और दूसरी तरफ देखा। हाँ, उस बारे में। नियति ने अपनी आंखें सुकड़ी। क्या? मैं उन्हें घर पर भूल गई, मीरा ने स्वीकार किया। नियति उसे घूरती रही। तुम मजाक कर रही हो? मैं जल्दी में थी मीरा, और तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद फिर कुछ गलत तो नहीं हो गया, सब ठीक है नहीं है, तो मैं बस सीधा यहाँ पर भाग कर आ गई और उस जल्दबाजी में मैं चाबी घर पर भूल गई। नियति के चेहरे के भाव थोड़े कोमल हुए। लेकिन तुम यहाँ कितनी देर से बैठी हो मीरा? मीरा हिचकिचाई। ज़्यादा देर नहीं। मीरा, ठीक है ठीक है ठीक है, उसने आह भरी। लगभग 1.5 घंटे से। नियति की आंखें फैल गई। क्या? उसने अविश्वास में लगभग हंसी छोड़ दी। इतनी देर से? ओ गॉड, इतनी देर से तुम यहाँ बैठी हो? मीरा ने बेबसी से कंधे उचका लिए। मुझे लगा शायद तुम आने ही वाली हो और फिर समय बीत गया। नियति ने अपना सिर हिलाया। तो मूल रूप से मैं निकली और उसके ठीक बाद तुम आ गई। शायद, मीरा ने कहा। खराब टाइमिंग। नियति ने एक ऐसी सांस छोड़ी जो अपराध बोध और मनोरंजन के बीच कहीं थी। तुम पागल हो मीरा। हाँ, और तुम उससे भी ज़्यादा। एक सेकंड के लिए वो वहाँ खड़े रहे, सामान्य, ज़मीन से जुड़े हुए, और फिर भी नियति के मन की गहराइयों में कहीं वो दो नाम अभी भी गूंज रहे थे, आरिका और विहान। और अब अजीब एहसास कि जो कुछ भी शुरू हुआ था वह ख़त्म होने से बहुत दूर था। दरवाज़ा एक क्लिक के साथ खुला। वे अंदर दाखिल हुए।
घर शांत और परिचित लग रहा था, लेकिन नियति के भीतर अभी भी कुछ भी वास्तव में स्थिर नहीं हुआ था। उसने अपना बैग कुर्सी पर पटका और धीरे धीरे लगभग खोई हुई सी अंदर चली गई। मीरा ने उसे तुरंत नोटिस किया। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, उसने उसके पीछे आते हुए कहा, कि तुम बिना कुछ कहे कहाँ और क्यों गई थी। नियति थोड़ा मुड़ी, अब भी थोड़ी खोई हुई सी लग रही थी। मैंने तुम्हें बताया था मीरा, आज मेरा अपॉइंटमेंट था आचार्य वेदांत के साथ में। मीरा रुकी, फिर अचानक, ओ गॉड, हाँ मैं ये कैसे भूल गई। वह तुरंत करीब आई। जिज्ञासा ने बाकी सब पर कब्जा कर लिया था। ठीक है रुको, मुझे जल्दी से बताओ, उसने बैठते हुए कहा। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? क्या उन सपनों का आखिरकार कोई मतलब निकला? नियति ने एक हल्की मुस्कान दी। मतलब निकला? उसने धीरे से दोहराया। वास्तव में नहीं। मीरा का चेहरा उतर गया। तुम्हारा क्या मतलब है नियति? नियति ने एक सांस ली और थोड़ा पीछे झुक गई। जो रहस्य पहले से वहाँ थे, उसने धीरे से कहा, अब भी वो वही हैं, और अब उनमें और भी परतें जुड़ गई हैं। मीरा ने भौं सुकड़ ली। और परतें? इसका क्या मतलब है? नियति ने तुरंत जवाब नहीं दिया, इसके बजाय अपनी रसोई की ओर देखा। पहले मुझे ये बताओ, उसने कहा, क्या तुमने कुछ खाया? मीरा ने मुंह बनाया। नहीं। बेशक तुमने नहीं खाया होगा, नियति ने एक छोटी सी आह के साथ में कहा। चलो आओ। वह रसोई की ओर बढ़ी, ढीले ढंग से अपने बाल बांधते हुए, और मीरा तुरंत उसके पीछे हो ली। तो हम चाय और पोहा बना रहे हैं, मीरा ने कहा, अब और अधिक उत्साहित लग रही थी। तुम्हारा स्पेशल वाला वो भी? सच कहूँ तो मैं जवाबों से ज़्यादा इसका इंतज़ार कर रही थी। नियति नियति हल्की सी मुस्कुराई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रसोई धीरे धीरे गर्माहट से भर गई। पैन की आवाज़, हवा में उड़ती धीमी खुशबू, धीरे और धीरे वह जगह फिर से सामान्य महसूस होने लगी। नियति सहजता से काम कर रही थी, शांत स्वभाव के साथ सब कुछ तैयार कर रही थी। और काम करते हुए उसने बात करना शुरू किया। हर विस्तार नहीं, हर पल नहीं, लेकिन काफ़ी। उसने मीरा को एक विजन के बारे में बताया। वह जगह, वह अजीब एहसास, वह नाम आरिका और फिर विहान। इस बार मीरा ने चुपचाप होकर सब कुछ सुना, मजाक नहीं उड़ाया, कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं दी, बस सुना। जब नियति ने अपनी बात ख़त्म की तो उनके बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा थोड़ा पीछे झुकी और कुछ सोच रही थी। यह बहुत कुछ है, उसने आखिरकार कहा। नियति ने एक छोटी सांस छोड़ी। मुझे पता है। एक और ठहराव। फिर मीरा ने उसे फिर से देखा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उसने सावधानी से कहा। क्या इनमें से किसी चीज़ से वास्तव में कुछ सुलझता है? वह हिचकिचाई। या यह सब कुछ और अधिक उलझा देता है? नियति ने एक कोमल थकी हुई मुस्कान दी। मैं खुद भी इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, अगर सच बोलूँ तो। वह अपनी प्लेट लेकर के साथ में बैठी। थोड़ी देर के लिए चीज़ें लगभग सामान्य महसूस होने लगीं। फिर मीरा बोली, इस बार अधिक सावधानी से। क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकती हूँ? नियति ने उसकी ओर देखा। हाँ बिल्कुल। मीरा रुकी, अपने शब्दों का चुनाव करते हुए। मुझे लगता है, उसने धीरे से शुरू किया, कि शायद वह सारी कहानियाँ जो तुम लिखती हो, वह एक पल के लिए रुकी, फिर जारी रखा, तुम उन्हें जीने लगी हो नियति। शायद। नियति ने उसकी ओर देखा, सीधा, शांत, दृढ़। मैं अपनी कहानियाँ जीती नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं वह लिखती हूँ जो मैं जीती हूँ मीरा, और तुम ये अच्छे से जानती हो। उस बात का असर अलग हुआ। मीरा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी नियति मजाक नहीं कर रही थी। नियति हमेशा से ऐसी ही थी। वह कोई पेशेवर लेखिका नहीं थी, अभी तो बिल्कुल नहीं। बस कॉलेज की एक स्टूडेंट थी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था, लेकिन लिखना वह उसकी दुनिया थी, उसकी भागने की वजह, उसकी अभिव्यक्ति। अब मीरा इस बात को किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा जानती थी। एक पल बाद मीरा मुस्कुराई। ठीक है, उसने हल्के अंदाज में कहा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या किसी दिन तुम इन कहानियों पर कोई फिल्म बनाना चाहोगी? नियति धीरे से हंसी। फिल्म? सच में? सीरियसली? क्यों नहीं? मीरा ने कंधे उचकाए। नियति ने अपना सिर हिलाया। चलो भी मीरा, मेरे पास ऐसा बैकग्राउंड कहाँ है, मैं तो एक सामान्य परिवार से आती हूँ। मीरा ने एक भौं उठाई। माफ़ करना, क्या तुम कुछ भूल रही हो? नियति ने उसकी ओर देखा। क्या? मेरे चाचा, मीरा ने सहजता से कहा। प्रोड्यूसर, मुंबई, कुछ याद आया? नियति ने तुरंत आह भरी। नहीं। नहीं? मीरा ने दोहराया। नहीं, नियति ने दृढ़ता से कहा।
अगर मैं कभी भी ऐसा कुछ करती हूँ तो मैं उसे अपने दम पर करूँगी। उसने उसकी ओर सीधा देखा। मुझे कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे कोई सिफारिश नहीं, कोई विशेष मदद नहीं। मीरा मुस्कुराई। सेल्फ रिस्पेक्ट मोड ऑन हूँ हमेशा, नियति ने उत्तर दिया। एक छोटा सन्नाटा छा गया, फिर अचानक नियति फिर से बोली, विहान। मीरा ने तुरंत उत्तर दिया, कौन? नियति ने अपनी भौहें सुकुड़ी, जैसे वह खुद अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रही हो। वह नाम, उसने धीरे से कहा, वह बार बार वापस आता है। मीरा आगे झुकी। विहान? हाँ, नियति ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई संबंध है। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। फिर वह बोली, इस बार और कोमलता से, मुझे, तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? नियति ने उसकी ओर देखा। तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा, मीरा ने जोड़ा। कहो, मीरा हिचकिचाई। फिर कहा, मैंने यह तुम में हमेशा से नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है मीरा? वह एहसास। मीरा रुकी। जैसे तुम किसी का इंतजार कर रही हो हमेशा से। नियति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम इसे कभी कहती नहीं हो, मीरा ने जारी रखा, लेकिन यह एहसास वहाँ है, जैसे किसी को आना चाहिए, जैसे तुम्हारी जिंदगी में कुछ अभी भी अधूरा है। नियति ने उंगलियां अपने कप पर थोड़ी और कस ली। और फिर, और क्या हो अगर वह कोई यही विहान हो जिसका तुम जिक्र कर रही हो? सन्नाटा, भारी सन्नाटा। क्या होगा अगर यह सच में हो? मीरा ने धीरे से कहा। क्या होगा अगर वह इस जीवन में भी मौजूद हो और वो भी तुम्हें ढूंढ रहा हो? नियति ने एक सेकंड के लिए नीचे देखा, फिर धीरे से उसकी ओर वापस देखा। या क्या हो, उसने कोमलता से कहा, वह बस उस एक चीज़ का हिस्सा हो जिसे मैं अभी नहीं समझती हूँ। मीरा ने इस बार बीच में नहीं टोका, क्योंकि वह अब उलझन नहीं थी, वह कुछ और गहरा था। बाहर जीवन हमेशा की तरह चल रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर कुछ बदल गया था। स्पष्ट रूप से नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना काफ़ी था कि पीछे एक सवाल छोड़ जाए। और कभी कभी एक सवाल एक जवाब से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अभी आप सुन रहे थे हेजी लव ऑफ माइंड का दूसरा अध्याय। कहानी में आगे क्या हुआ? क्या सच में विहान मौजूद है या सिर्फ ये एक भ्रम है? जानने के लिए सुनते रहिए हेजी लव ऑफ माइंड। We met